नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। फूलों की घाटी में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पिछले साल की तुलना में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। एक महीने में घाटी में पहुंचे 3,500 से ज्यादा पर्यटक। वन विभाग के राजस्व में भी हुई बढ़ोतरी और 1 जून को खोली गई थी फूलों की घाटी। अभी तक 31 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं फूलों की घाटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फूलों की घाटी पर तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। 3,500 से अधिक तीर्थयात्री फूलों की घाटी में पहुंचे हैं और इससे वन विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 1 जून से फूलों की घाटी खोली गई थी, जिसके बाद अब पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी बड़ी हुई नजर आई है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में 1ली से 12वीं तक के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया है और निर्देश की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी घोषित किया है। देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ली गई है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम यानी बीएनएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के प्रावधान लागू किए गए हैं। एक जुलाई से देश भर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून को लागू करने से पहले उत्तराखंड में पूरी तरीके से व्यवस्था को बना लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून, जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी, उनमें सरलीकरण किया गया है और ऐसा कानून जो अपराधियों को बचाते थे और पुलिस को काफी परेशानी करते थे, अब उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से आम आदमी को जल्दी ही न्याय मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को 20 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। मैं आज के इस अवसर पर कि जिस दिन आज भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय न्याय व्यवस्था, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे, जिनके बारे में अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने बताया कि चले आ रहे जो पुराने अंग्रेज़ों के कानून और गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। दरअसल 1 जुलाई से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और 1973 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में देवभूमि के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार की तरफ से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। देश के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। आप सभी जानते हैं 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड से ये रिफॉर्म शुरू हुए हैं और जो बहुत सारे कानूनों में जटिलताएं थी, बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको सरल किया गया है या जिनको ठीक करना था, उनको ठीक किया गया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए नए कानून न्याय की अवधारणा को निश्चित रूप से मजबूत करेंगे। न्याय व्यवस्था पर लोगों का और भरोसा होगा और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, जिनमें बहुत लंबा अंतराल लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, इस प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल सुलभ बनाने में और पुलिस और जो न्यायालयों के वृहद स्तर पर जो मदद है, आसानी है, वो हो सकेगी। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, इन नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं देश भर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद में पारित हो गया था और वहीं पर यह निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। आगे अभिनव कुमार ने कहा, इन कानून को पारित करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को इसकी ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, इन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी करवा दी। तो इसमें मेन लक्ष्य ट्रेनिंग का था। दूसरा CCTNS है, जिसके माध्यम से हमारी FIR दर्ज होती है, उसमें भी वहीं इन कानूनों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि आज से 3 नए कानून अपना स्वरूप ले रहे हैं। अच्छी बात है। उन्होंने कहा, समय के साथ बदलाव होता है, लेकिन संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है। अब नए कानून लाए गए हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, कार्यकुशलता, इन कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और संविधान में पहले से ही तमाम कानून हैं, लेकिन जो नए कानून आए हैं इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, आज से भारतीय न्याय संहिता में जो है कई नए कानून जो है अपना स्वरूप ले रहे हैं, आज से लागू हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर ज़रूरत के हिसाब से समय पे संविधान में बदलाव होता है, लेकिन आप देखिए कि देश का संविधान बहुत मजबूत संविधान है और इसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है और हमारा संविधान आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने में पहले से ही सक्षम है। तमाम जो है दंड संहिता उसमें है, जिसमें किसी भी तरीके का क्राइम है उसके लिए पहले से प्रावधान है। अब नए कानून लाए गए हैं, इनका क्या असर रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति पर, सरकारों की कार्यकुशलता पर, अनुभव पर जो है कानून का जो है सही तरीके से पालन हो सकता है। और पहले से ही जो है ये सारे प्रावधान है, अब नाम बदलने से या धाराएं बदलने से इसमें नया क्या होगा ये देखने वाली बात। 3 नए आपराधिक कानून जो लागू किए गए हैं उसमें क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा होगी। 1 जुलाई से नए कानून के तहत FIR दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच को लेकर ट्रायल पूरा होगा। BNSS में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। पहले CRPC में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक IPC में 511 धाराएं थी। साथियों, अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है और ये तीनों कानून इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांतों को पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे और जो अपराध हैं उन अपराधों को पूरी तरह से रोकने में कामयाब होंगे। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं।
पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 FIR दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 FIR ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवाई जाएगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से, जैसा अभी DGP साहब बता रहे थे, पूरी तरह से स्वदेशी होगी और जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। और इसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली विकसित करना जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करे और अधिक मजबूत करे, लोगों का और भरोसा कानून पर हो। नए कानूनों के मुताबिक अब ई सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई FIR हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई FIR के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर FIR की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को FIR बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से की हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। FIR के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया भी करानी होगी। अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को, अभी मैं 2 दिन पहले आप सब लोगों के साथ बैठा था, हमने जो आपका प्रेजेंटेशन देखा, तो निश्चित रूप से अब इंसाफ के लिए पीड़ितों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवाई जा सकेगी और 15 दिन के भीतर इस 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि जो महिला शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहेगी जी, उनके लिए भी ई FIR की जो सुविधा है इसमें शुरू की गई है। और अब जो कोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले हैं उनको वापस लेने के लिए भी जो पीड़ित होगा उसको कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन की सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को BNS में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 पे अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष की कैद सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंगरेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा और आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट्स की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। देश में कई कानून हैं, लेकिन सवाल है कि उस कानून का कितना पालन होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि पुलिस वाले कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, लिहाजा पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कहते हैं कि सड़क विकास का एक अहम हिस्सा माना जाता है और जहां सड़क ना हो ऐसे में कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं। और उत्तरकाशी में भी एक सड़क ऐसी है जहां पर लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी मांगे पूरी हो, हमें रोड से जोड़ा जाए। पर हमारी तब भी कोई जो है गौर नहीं कर रहा बातों पे। इतने कागज दौड़ा के 2 बार हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, पर कोई जो है वो कूड़े में चल जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव ऐसा भी। पोखरी गांव में
आजादी से आज तक सड़क नहीं। यकीन करना मुश्किल होता है, आज भी देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से अब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। लेकिन सच यही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक गांव ऐसा है जहां के लोग वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी। जो कि 406 दिन धरने पर बैठने के बावजूद भी हमें अभी तक जो है सड़क के बारे में कोई जो है ना तो कोई वार्तालाप कर रहा है। इतने हमने कागज मुख्यमंत्री से लेकर और यहाँ पे जिलाधिकारी से लेकर कितने कागजी कार्रवाई करके हम लोग हमारे मतलब जो है अगर कोई जूते उसके हिसाब से गिने जाए तो हमारे पता नहीं कितना वो नुकसान हो चुका है, पर हमारे तब भी कोई जो है गौर नहीं कर रहा बातों पे। इतने कागज दौड़ा के दो बार हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, पर कोई जो है वो कूड़े में चल जाता है और न तो उनका कोई दोबारा का हमको सुनवाई कराता है। इतना अफसोस की बात है, अपने गांव के लिए इतनी मात्र 5 अपने हेडक्वार्टर के होते हुए 5 किलोमीटर पे और इतने नज़दीक होते अभी तक रोड 75 साल हमारे वो उसको उत्तराखंड आज़ाद होते हुए भी और जो है रोड नहीं हो सकी है, जो कि जिलाधिकारी महोदय से हमने कई बार आजकल भी लगातार कागजी कार्य मतलब दौड़ा रहे हैं, पर कोई जो है कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे विपक्ष वाले कितने 1 हफ्ता हो गया और इतने हड़तालें इतना हल्ला करते हैं वहाँ पे, जबकि उनका सब कुछ सुविधा मिल रही है। तो अगर कोई बोल सकता अगर को पानी नहीं मिल रहा हो, कोई वो ना हो, पानी के बावजूद भी देखो हमारे विपक्ष में वो भी क्या है रोड के वजह से वो वहाँ पे जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जितने जल्दी प्रशासन हमारी ये रोड का जरा मुद्दा जल्दी से जल्दी स्वीकार करे, ताकि जो है हमारी पीड़ा को स्वीकार कर सके, ताकि हमें कितना दुख मतलब आने जाने में कितनी दिक्कतें होती है। 406 दिन दिया धरना, फिर भी नहीं बनी सड़क। 2 बार तो राज्य के सीएम से भी लगाई गुहार। 406 दिन धरना देने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं होना अपने आप में बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि राज्य के मुखिया से भी गांव के लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है। सड़क निर्माण के लिए कई बार सर्वे किया गया, लेकिन काम उससे आगे नहीं बढ़ पाया। यह हाल तब है जब उत्तरकाशी मुख्यालय से गांव महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। और 84 साल को भाई मैं যখন তখন मैं इटे मुंडू नहीं जान वो बना दे तब चढ़ाई नहीं चढ़ बढ़िया लगे नाले अब कदे नाले बदले कदे लानो आज बार उन को देने नहीं चालू लिया स्वास्थ्य अलग लगने चढ़े पर रोड हो जाते तो क्या मन तब हम गाड़ी पर उनसे डप खड़ा कदे हम परेशानी हम ले कभी भी मैं नाम तफान रहे हड़ताल में ताकि भी कोई सुने न कोई। जिला मुख्यालय से है मात्र 5 किलोमीटर की दूरी। वर्षों से सिर्फ सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण। उत्तरकाशी के पोखरी गांव में रहने वाले लोग आजादी के बाद से अब तक एक सड़क की ही मांग कर रहे हैं। कहते हैं किसी भी गांव का विकास तभी संभव होगा जब वहां सड़क बनी होगी। फिर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर पोखरी गांव में सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पर 2004 से हमारी सड़क स्वीकृत है जिला प्रांत से, और आज तक हमारे जो पड़ोसी गांव है उन्होंने आपत्ति की और सड़क नहीं बन पाई। तो फिर उसका नए ढंग से संरेखण हुआ, उसका खुटीर नामी टोक से उसका प्राकलन बना, लेकिन डांग वालों के खेत आने के कारण वहाँ पर जो है सड़क नहीं बन पाई और वो अवरुद्ध हो गई। और यहाँ पर जो समस्या है, तमाम हमारे बुजुर्ग जो हैं कोई बीमार होता है या प्रसव के टाइम पे पीड़ा होती है तो बहुत ही कष्ट है गांव में। और हमारा गांव सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यालय के नज़दीक है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार सड़क के न होने से हमें जो है बहुत कष्ट है। मुख्य सड़क से जुड़ना ग्रामीणों का सपना, किसी के बीमार होने पर पूरा गांव परेशान, बाजार जाने के लिए डंडी कंडी ही सहारा। पोखरी के निवासियों को आजादी से अब तक मात्र 1 किलोमीटर सड़क का इंतजार है। गांव के बुजुर्गों की आंखों में सपना है कि उनके जीते जी गांव सड़क से जुड़ जाए।
महिलाओं की स्थिति सड़क के अभाव में ये है कि कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा गांव परेशान हो जाता है, क्योंकि गांव से शहर तक जाने के लिए डंडी कंडी ही एकमात्र सहारा है। साली हो गए हैं और सड़क से हम बहुत वंचित है, और जबकि सारी दुनिया में सड़क है, यहाँ सड़क नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? हम लोगों को वंचित कैसे रह गए? जबकि कन्याकुमारी से लेकर लंका तक रोड गई, उतर पोखरी वालों ले रोड नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? हम लोग दाम सकी नहीं ले सिलेंडर वो पैसा सिलेंडर यकुबा वो नहीं पाई ना मिलता ना। हम गरीब लोग हम क्या करो? हमारी कोई मांग रख दी नहीं, हम क्या करता? मैं बाहर ले आई लेके आपू और तब यको इन लाठी टेकी टेकी आई तब क्या करो ना हमारा शरीर देखते डांग रोड ही नहीं जाना गया। झूठ बोलती है बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का निर्माण किया गया है, पेयजल पहुंचा दिया गया है। राजधानी देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिससे राज्य गठन के बाद से आज तक दूर नहीं किया गया। और ढुलान ने तो सर हमें इतना मार रखा है, यहाँ पे बजरी सीमेंट सरिया जो भी है वो हमें 2 गुना 3 गुना रेट पे यहाँ पे पहुँच रहा है। और विकास का सारा रथ सर हम लोगों के लिए पूरी तरीके से रुका हुआ है। तो मेरी भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय एसडीएम, जितने भी जनप्रतिनिधि है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की समस्याओं को समझे और जल्द से जल्द हमें रोड की मुख्य धारा से जोड़े। चमक दमक की दुनिया से दूर पहाड़ में किसी तरह जीवन जी रहे ग्रामीणों की सुनने वाला आज के समय में कोई नहीं है। वर्षों से गांव के लोग एक सड़क की मांग कर रहे हैं और शासन और प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पोखरी गांव उत्तरकाशी में नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो इन ग्रामीणों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? हॉर्नबिल टीवी के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।